अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 1 डिस्कस करेंगे जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट है। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है और इसके साथ साथ हम मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को किस तरह से मेजर किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हम कंप्लीट फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फ़िज़िक्स असल में है क्या चीज़ और इसको किस एस्पेक्ट से किस तरह से नोट किया जाता है। तो यहाँ पर जो इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स हैं पहले आप वो देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो क्रूशियल रोल ऑफ फिज़िक्स लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे फिज़िक्स का रोल पढ़ना है साइंस में, टेक्नोलॉजी में और सोसाइटी में, कि फ़िज़िक्स किस तरह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम कर रही है और किस तरह से टेक्नोलॉजी को आसान कर रही है। इसी तरह के साथ साथ हम पढ़ेंगे डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में। फ़िज़िक्स की डिफरेंट ब्रांचेस आएंगी, तो यहाँ पर तकरीबन आपके पास डिफरेंट किस्म की ब्रांचेस होंगी, उनको हम डिफरेंट एस्पेक्ट से स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम पिक्चर्स। मज़ीद इसके साथ साथ फिर हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करेंगे मेजरमेंट के लिहाज से, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे हम मेजर करते हैं लेंथ को या फिर वॉल्यूम को या तो फिर मास को। तो ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे जिनमें आपके पास वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है, फिजिकल बैलेंस है, स्टॉप वॉच, मेजरिंग सिलेंडर। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ज़रिए हम लेंथ, डायमीटर, मास, टाइम, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो हम ये फाइंड करेंगे, ये तरीका सीखेंगे कि किस तरह से इनसे मेजरमेंट की जाती है। इसके बाद फिर नेक्स्ट कुछ आपके पास यूनिट कॉन्वर्जन आएगी, कुछ प्रीफिक्सेस आएंगे, उन प्रीफिक्सेस की मदद से हम यूनिट कॉन्वर्जन करेंगे, उनके एसआई यूनिट्स देखेंगे और फिर एसआई यूनिट्स में ये सीखेंगे किस तरह से वो वैल्यू कन्वर्ट की जाती है। इसी के साथ साथ फिर आगे साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस किया जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, कैसे वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया जाता है और कैसे साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट किया जाता है। इसी के साथ साथ फिर आगे हमारे पास एक टर्म आएगी डेंसिटी और उसका एसआई यूनिट, उसका फॉर्मूला और डिफरेंट सब्सटेंसेस की डेंसिटीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिनमें कुछ सब्सटेंसेस हमारे पास सॉलिड्स होंगे और कुछ हमारे पास लिक्विड्स होंगे। फिर नेक्स्ट जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के तरीक़ेकार हम सीखेंगे किस तरह सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड किए जाते हैं। इसके कुछ रूल हैं, उन रूल्स को जब हम स्टडी करेंगे तो फिर आपको उस वक्त सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने आ जाएंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर इन आउटकम्स के बाद। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नेचर की, तो नेचर को अगर हम देखें, कुदरत को देखें, फितरत को देखें, तो ये एक इनफाइनाइट चीज़ है। ये डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स पर यानी ऐसे उसूलों पर मबनी एक चीज़ है जो बिल्कुल जिसकी स्टडी इनफाइनाइट है, यानी ख़त्म हो ही नहीं सकती, इसका कोई इख्तिताम ही नहीं है। हम इसको स्टडी करते रहते हैं और स्टडी करने के साथ साथ हम नई से नई चीज़ निकालते हैं और उसके बाद फिर उसी की मदद से हम एक और नई चीज़ निकालते हैं। अगर स्टडी ऑफ नेचर को, यानी जो हमारे पास कुदरत मौजूद है, जो फितरत मौजूद है पूरी दुनिया की या पूरी कायनात की, इनको हम इन टर्म्स ऑफ नंबर्स डिस्कस करें, ऐसी जो थ्योरीज़ आएँ और उन थ्योरीज़ को हम क्या करें इन टर्म्स ऑफ नंबर या इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स डिस्कस करें, तो वो हमारे पास होता है फ़िज़िक्स में। यानी फ़िज़िक्स साइंस की हम कहें कि एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, नेचर को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर ये जैसे मैंने नेचर के लिहाज से बताया, इसी तरह अब फ़िज़िक्स की डेफिनेशन अगर हम मज़ीद डिटेल में देखें तो उससे पहले आपके जहन में कुछ सवाल आते होंगे। जैसे कि अगर आप देखें तो आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया अभी इसके आउटकम्स में कि आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं जो डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उन डिवाइसेस को हमने किस तरह से बनाया है, वो डिवाइसेस कैसे काम कर रही हैं, किस फिनोमिना पे काम कर रही हैं, उनकी कैलकुलेशन किस तरह से आई है, लेंथ, मास, डायमीटर, टाइम, वॉल्यूम, इन सबको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये हमें सिखाया है फ़िज़िक्स ने। इसी तरह किस तरह से किसी भी चीज़ की थिकनेस, किसी भी चीज़ की किसी भी चीज़ का थिन होना या थिक होना या किसी भी चीज़ का टॉल होना, शॉर्ट होना, ये हम कैसे मेजर कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट चीज़ें, जैसे कि अगर आपने देखा होगा आइस है तो वो क्या करती है, वो फ्लोट करती है और जो कॉइन है वो सिंक कर जाता है। यानी इस तरह इससे मिसाल लें तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं हमारे पास जो फ्लोट करते हैं और कुछ सिंक करते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि पानी के ऊपर सतह पे रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पानी के बिल्कुल डेप्थ में चले जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो पानी के अंदर फ़्लो कर रहे होते हैं यानी फ़्लोट कर रहे होते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे ऐसी कौन सी यानी कह लें टेक्निक इस्तेमाल होती है जिसकी वजह से ये कुछ ऑब्जेक्ट सिंक करते हैं और कुछ फ्लोट करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे जहन में इस तरह उभरते हैं जो कि हमें मजबूर करते हैं कि हम क्या करें, किसी ऐसी स्टडी को लेकर आएँ या किसी ऐसी टेक्निक्स को लेकर आएँ जिनके ज़रिए हमारे पास इन सवालों के जवाब देना आसान हो।
तो इन सब के जवाब, इन सारे सवालों के, इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हमारे जहन में उभरते हैं, जैसे कि टेलीकास्टिंग है, लाइव टेलीकास्टिंग है, तो वो कैसे की जा रही है। इसी तरह जैसे कि आप देखते हैं कि डिफरेंट लेंसेज के इस्तेमाल करके हम इमेजेस क्लियरली देख सकते हैं, तो ये किस वजह से किया जा रहा है, इसके पीछे क्या टेक्निक है, इसके पीछे क्या तरीक़ेकार है। इसी तरह फिर हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे व्हीकल्स हो गई, तो व्हीकल्स में आपने देखा होगा सेंसर्स लगे हुए होते हैं। ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स में डिफरेंट सेंसर्स लगे हुए होते हैं, तो ये सेंसर्स कैसे काम कर रहे हैं। इसी तरह आवाज़ कैसे ट्रैवल कर रही है, इसी तरह हीट की क्या नेचर है, लाइट की क्या नेचर है। इसी तरह आपके पास जो मास है, क्या वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और उस एनर्जी को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं एक पीसफुल पर्पज़ के लिए। एनर्जी की नेचर क्या है, एनर्जी कितने किस्म की पाई जाती है। तो ये इस तरह बहुत सारे सवाल हैं, ये तो मैं कुछ सवाल आपके सामने रेस कर रही हूँ। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे जहन में उभरते हैं, तो इन सब के जवाब आपको मिलेंगे फ़िज़िक्स में। सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स की डेफिनेशन। वैसे तो मैंने बाय नेचर कुछ चीज़ें आपको बता दी हैं, लेकिन अब हम आते हैं इसकी डिटेल्ड डेफिनेशन पर। अब फिज़िक्स की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो फिज़िक्स की डेफिनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास हाईलाइटेड करके लिखी हुई है। ये फिज़िक्स की डेफिनेशन है, तो इसको आप मार्क कर लें। लिखा हुआ है, फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑब्जर्व्स द नेचर प्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट्स इट्स मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट। अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो ये 3 हिस्सों पे कंसिस्ट कर रही है, एक तो नेचर पर, दूसरा मैथमेटिकली और तीसरा कंक्लूजन। तो इन तीनों चीज़ों को पढ़ने से पहले यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास साइंस क्या है। साइंस इज़ द स्टडी ऑफ फैक्ट्स, वो फैक्ट्स जो हम कलेक्ट करते हैं बाय ऑब्जर्विंग समथिंग और बाय एक्सप्लेनिंग समथिंग। कोई भी वो चीज़ें जिनको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं या फिर उनसे हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं, उनसे कुछ ऐसे फैक्ट्स निकालते हैं जो कि पहले कभी नहीं निकाले गए, तो ये हमारे पास कहलाती है साइंस। फिर साइंस की एक ब्रांच है फिज़िक्स। तो फिज़िक्स असल में क्या है, फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर, नेचर की स्टडी, नेचर की इनिशियल स्टेज से लेकर, क्योंकि नेचर में कंटिन्यूसली चेंजेस आ रहे हैं, तो उन चेंजेस की स्टडी यहाँ पर हम करते हैं। उन चेंजेस की या कंप्लीट नेचर की स्टडी, नेचर में कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि हमसे हिडन है, तो उनको हम डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर उनको हम प्रैक्टिकली या मैथमेटिकली उनसे कुछ रिलेशंस निकालते हैं और उसके बाद फिर उनसे हम कोई ना कोई फार्मूला ड्राइव करते हैं और फिर मज़ीद उससे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये हमारे पास असल में फ़िज़िक्स की डेफिनेशन है कि हम नेचर को पढ़ते हैं और फिर उससे हम रिलेटेड कुछ रिलेशंस निकालते हैं जिनसे हम मैथमेटिकली कोई फार्मूला ड्राइव करते हैं और उसके बाद फिर मज़ीद हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही उसको मज़ीद कंक्लूड करते हैं, यानी उससे कोई ना कोई नतीजा, कोई ना कोई रिज़ल्ट, कोई ना कोई कंक्लूजन ड्राइव करते हैं। इसीलिए अगर हम देखें तो फिज़िक्स का जो लफ्ज़ है ये ग्रीक लफ्ज़ से निकला है, ग्रीक लफ्ज़ से, जो कि क्या था, फिजिकोस। फिजिकोस का मतलब है नॉलेज ऑफ नेचर। नॉलेज ऑफ नेचर यानी कि कुदरत का इल्म या नेचर के बारे में या फितरत के बारे में ऐसी चीज़ें सीखना जो कि हमें इनिशियली मालूम नहीं थी। तो यहाँ पर अब सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि मैंने फ़िज़िक्स की डेफिनेशन डिस्कस की, इसके अलावा ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा अगर हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट देखें तो वो ये कहा जाता था कि फ़िज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड विद देयर इंटरैक्शन। मैटर क्या है, मैटर हमारे पास कोई भी वो चीज़ जिसका कोई वज़न हो और वो जगह घेरे, ठीक है, जगह घेरे और उसका वज़न हो तो उसको हम मैटर कहते थे। लाइक आपके पास पेन मौजूद होगा, आपके पास चेयर मौजूद होगी, टेबल मौजूद होगा, वॉल्स मौजूद होंगी, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ मैटर बिकॉज दे ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड दे आर हैविंग मास ऑल्सो। तो कोई भी वो चीज़ जिसका कोई वज़न हो और वो जगह घेरे तो वो क्या कहलाता है, वो हमारे पास मैटर है। फिर मैटर के साथ अगर हम एनर्जी को एसोसिएट कर दें, यानी कि मैटर पर ऐसा क्या किया जाए कि उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो, या अगर उस पर एनर्जी अप्लाई की जाए तो मैटर में क्या चेंजेस आते हैं, ये हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम असल में देखें तो मैटर क्या है, मैटर पार्ट ऑफ नेचर ही है। इस वजह से फ़िज़िक्स को फिर अब हम कहते हैं कि ये नेचर की स्टडी है, क्योंकि नेचर में मैटर भी मौजूद है। फिर कुछ मैटर्स मूव करते हैं और कुछ मैटर्स मूव नहीं करते।
ठीक है। तो इसके बाद फिर यहाँ पर ऐसे लॉज हैं, ऐसे कुछ लॉज भी हैं फिजिक्स में जो हमारे पास एक छोटे से छोटे एटम से लेकर बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज में भी अप्लाई हो रहे हैं। ऐसे लॉज हैं जो कि एक स्टेशनरी बॉडी पर भी अप्लाई हो रहा है, एक रुकी हुई बॉडी पर भी अप्लाई हो रहा है, एक मूव करने वाली बॉडी पर भी अप्लाई हो रहा है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो स्मॉल स्केल से लेके लार्ज स्केल पर किए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फिज़िक्स। इसी तरह तो फिज़िक्स को फिर दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया। वो दो हिस्से हमारे पास कौन कौन से हैं? फिज़िक्स को फिजिशियंस की मदद से हम कह सकते हैं कि फिज़िक्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया हुआ है। पहली कैटेगरी कहलाती है थ्योरेटिकल फिज़िक्स और दूसरी कैटेगरी हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स। थ्योरेटिकल फिज़िक्स वो फिज़िक्स होते हैं जो नेचर को ऑब्ज़र्व करके और फिर उससे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकालते हैं जो कि हमें कभी मालूम नहीं थी और फिर उन इंफॉर्मेशन को निकाल कर उस पर बाकायदा कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं उसी के लिहाज से। तो ये जो रिसर्च करते हैं ये कहलाते हैं थ्योरेटिकल फिज़िक्स। फिर मज़ीद आगे चलकर इस थ्योरी को, जो थ्योरी साइंटिस्ट ने निकाली है जो कि आज से पहले नहीं आई थी, उस थ्योरी को फिर मज़ीद एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली साइंटिस्ट उस पर कुछ एविडेंसेस निकालते हैं, उसको परफॉर्म करके या उस थ्योरी को अप्लाई करके। तो ये कहलाती है हमारी ये जो इस तरह के लोग हैं या इस तरह के फिजिशियंस हैं ये हमारे पास कहलाते हैं एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स। फिर इसके बाद अब ये जो तरीक़ेकार है कि थ्योरी पहले आती है उसके बाद फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ये तरीक़ेकार तब से फॉलो किया जा रहा है जब से हमारे पास फिज़िक्स यानी इनिशियली नोट की गई थी। आज से कोई तकरीबन हज़ारों साल पहले फ़िज़िक्स के ऐसे लॉज दिए गए थे जो अब तक इस पर अप्लाई हो रहे हैं। अब ये था फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर अब हम बात करेंगे इसकी ब्रांचेस की। तो सबसे पहले हम इसकी ब्रांचेस को पढ़ने से पहले आप यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे, मेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। बहुत सारी ब्रांचेस हैं लेकिन यहाँ पर कुछ मेन ब्रांचेस दे दी गई हैं जो कि आप इन द सिलेबस खुद स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैकेनिक्स दी हुई है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिक्स की। अब यहाँ पर हेडिंग डालने के बाद, मेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स की हेडिंग डालने के बाद अब यहाँ पर आपके पास कुछ ब्रांचेस मौजूद हैं। तो ये ब्रांचेस आप एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि ये जो बुक है इसमें हर चीज़ बहुत क्लियरली लिखी हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको यहीं से बताती रहूँगी कि आपको क्या चीज़ पेपर में किस तरह से लिखनी है और आप उसको बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास मैकेनिक्स है। सबसे पहली ब्रांच मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स हमारे पास स्टडी ऑफ लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन है, यानी वो लॉज जो कब अप्लाई होते हैं या कब इन्वेंट किए गए जब बॉडी की मूवमेंट को या बॉडी की मोशन को नोट किया गया या फिर उसकी ग्रेविटेशन को नोट किया गया कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या नाम दिया गया है। तो इस लिहाज से फिर हमने कुछ ऐसे लॉज निकाले, जैसे अगर आप आइजैक न्यूटन की बात करें तो आइजैक न्यूटन ने हमारे पास मोशन से रिलेटेड 3 लॉज दिए और इसी तरह ग्रेविटेशन से रिलेटेड 1 लॉ दिया। तो इन लॉज की स्टडी जो कि बॉडी की मूवमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, चाहे सिर्फ मूवमेंट हो या तो फिर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल कॉज भी डिस्कस किया जा रहा है कि अगर मूवमेंट हो रही है तो उस मूवमेंट की वजह क्या है, उसके पीछे ऐसे कौन से एजेंट्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं। तो ये जो स्टडी होगी ये हमारे पास आएगी मैकेनिक्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने पिक्चर्स भी मौजूद हैं, इन पिक्चर्स के थ्रू भी आप फोकस कर सकते हैं। तो जैसे मैकेनिक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्विंग बना हुआ है। इसके बाद फिर आगे आप देख सकते हैं आगे आ गई थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास सेकेंड ब्रांच है। थर्मोडायनेमिक्स थर्म से निकला हुआ है। थर्म का मतलब होता है हीट। तो बाय पिक्चर भी आप समझ गए होंगे कि थर्मोडायनेमिक्स एक तरह से हीट की स्टडी है। हीट की स्टडी, फिर हीट की वजह से जो टेम्परेचर में चेंज आता है, फिर जो एनर्जी में चेंज आता है, फिर उस एनर्जी को यूज़ करके हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, इन सब की स्टडी आएगी थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स एक वास्ट ब्रांच है जिसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि किस तरह से इस हीट को यूज़ करते हुए हम इंजन्स बनाते हैं, गाड़ी के इंजन्स बनाते हैं जो कि हमें व्हीकल्स को या ऑटोमोबाइल्स को ड्राइव करने में मदद देते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को आप एक कॉमन वर्ड की तरह लेते हैं, जैसे कि बिजली को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें फिज़िक्स में तो इलेक्ट्रिसिटी फिज़िक्स की एक ब्रांच है।
जिसमें आप इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। ये जो आपके घर में करंट आ रहा है ये चार्जेस की वजह से आ रहा होता है, तो ये चार्जेस की स्टडी है, चार्जेस का फ्लो करना और फिर उस फ्लो को कंट्रोल करते हुए उसके नई नई डिवाइसेस में इस्तेमाल करना, फिर किस तरह वो करंट आपके घर तक पहुंच रहा है, ये आएगा आपके पास इलेक्ट्रिसिटी में। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की स्टडी कि मैग्नेट किस तरह का है, ऐसा क्यों है कि पॉजिटिव या नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, पॉजिटिव रिपेल कर रहे होते हैं, नेगेटिव रिपेल कर रहे होते हैं, फिर कौन सी डिवाइसेस में मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है, कौन से सब्सटेंसेस के बने हुए हैं, किस तरह हम आर्टिफिशियली मैग्नेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो कंट्रीज़ जिनके पास नेचुरल मैग्नेट्स मौजूद नहीं है तो वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स प्रोड्यूस करते हैं। इन सब की स्टडी आएगी मैग्नेटिज्म में, यानी मैग्नेट्स का कंप्लीट बिहेवियर। नेक्स्ट फिर हमारे पास आती है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स एटम की स्टडी है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, एटम का स्ट्रक्चर, एटम का बिहेवियर, एटम की प्रॉपर्टीज़, एटम की कंपोजिशन, ये सब किस में आएगा, ये आएगा एटॉमिक फिजिक्स में। डिफरेंट किस्म के एटम हमारे पास मौजूद हैं, तकरीबन आपने केमिस्ट्री में डिस्कस किए होंगे, आपके पास तकरीबन 100 से ऊपर की तादाद है एलिमेंट्स की जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, मुख्तलिफ है, और वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करके हमें फ़ायदा देते हैं। तो इसी तरह इन एटम्स की स्टडी, फिर ये किस पर कंपोज कर रहे हैं, कितने पार्टिकल्स पे कंपोज कर रहे हैं, कितने साइज़ पर कंपोज कर रहे हैं, बाकी इनका स्ट्रक्चर कैसा है, किस एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का है, कौन सा एटम कैसे बिहेव कर रहा है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है जो उसको दूसरे से अलग बना रही है, तो ये हमारे पास आएगी एटॉमिक फिजिक्स में। नेक्स्ट फिर है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है हमारे पास, ये बाय पिक्चर आपको दिख रहा होगा। ऑप्टिक्स हमारे पास जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि लाइट एक मिरर से या लेंस से टकराकर और उसके बाद वो फैल रही है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। ऑप्टिक्स में हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो लाइट रे को कॉन्वर्ज करते हैं या तो डाइवर्स करते हैं, यानी कि या तो उनको मिला देते हैं या तो उनको फैला देते हैं, और उसके बाद फिर कोई ना कोई इमेज बनता है। जैसे अगर ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इससे लाइट रेस कॉन्वर्ज होकर इमेज बनाती हैं। आपको जो इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, यानी आप जो बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं, ये किस वजह से देख पा रहे हैं? क्योंकि आपकी आई में एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, आपकी आई एज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट काम कर रही है। आपकी आई में लेंस मौजूद है, वो लेंस क्या कर रहा है? लाइट रेस को मिला रहा है, जिसकी वजह से इमेज बन रहा है। तो जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास, लेंस, मिरर, फिर इसके बाद जो माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सारी इन सब की स्टडी किसमें आएगी? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मिलाकर पूरी ऑप्टिक्स में। तो ऑप्टिक्स एक अलग से ब्रांच है। इसके बाद आगे नेक्स्ट जो है आपके पास साउंड। साउंड भी एक ब्रांच है। साउंड में हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि आवाज़ किस तरह प्रोड्यूस हो रही है, आवाज़ के प्रोड्यूस होने की वजह क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है। इसी तरह फिर आवाज़ अगर प्रोड्यूस हो रही है तो फिर वो डिफरेंट किस्म की क्यों प्रोड्यूस हो रही है, अब अगर डिफरेंट किस्म की प्रोड्यूस हो रही है तो फिर डिस्टेंस चेंज हो तो आवाज़ क्यों, उसकी फ्रिक्वेंसी क्यों चेंज हो जाती है, फिर इसी की प्रॉपर्टीज़ आवाज़ की। इसी तरह फिर इसी को डिफरेंट सब्जेक्ट्स की मदद से हम इसको आगे मज़ीद प्रोपोगेट करवा रहे हैं। ये सब आएगा किसमें? साउंड में। नेक्स्ट फिर आपके पास है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई की स्टडी, एटम का न्यूक्लियस किस तरह से रेडिएशन निकालता है, किस तरह एक हैवी न्यूक्लियस टूटकर बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियाई बना लेता है, और किस तरह एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाए गए हैं। इसके अलावा किस तरह से हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सब का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। नेक्स्ट फिर है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में हम डिफरेंट पार्टिकल्स को पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टिकल फिजिक्स स्टडीज द एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स पे कंसिस्ट कर रहा है। वो जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, यानी कह लें डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। जैसे अगर मैं वुड की बात करूँ तो वुड के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग हैं, प्लास्टिक के पार्टिकल्स अलग हैं, इसी तरह स्टोन के पार्टिकल्स अलग हैं। तो ये जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के अंदर, इन एटम्स के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स फिर इनमें आ जाते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन,
तो ये जो पार्टिकल्स है मैटर में, चाहे वो एटम है चाहे वो सबएटॉमिक पार्टिकल्स है, इनकी स्टडी आती है पार्टिकल फिजिक्स में। फिर कौन से एटम से रेडिएशन निकलती है, फिर उन रेडिएशन को किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, फिर रेडिएशन क्यों निकलती है, इन सब की स्टडी आएगी पार्टिकल फिजिक्स में। अब नेक्स्ट आपके पास है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, या आप कह सकते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ कौन सी बॉडीज़ होती हैं, ये वो बॉडीज़ हैं जो सोलर बॉडीज़ हैं, यानी कि गैलेक्सी में जो बॉडीज़ मौजूद हैं, जैसे अर्थ, मून, सन, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, इन सब की स्टडी आती है एस्ट्रोफिजिक्स में। फिर इन ऑब्जेक्ट्स पर कौन से लॉज हैं जो ओबे करते हैं, कौन से लॉज ओबे नहीं करते, किस प्लैनेट पर क्या ख़ास बात मौजूद है, क्यों एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से डिफरेंट है, सिर्फ अर्थ पर लाइफ क्यों पाई जाती है, बाकी प्लैनेट्स पे अब तक ये सपोज किया जाता है कि लाइफ नहीं है, लेकिन अभी भी रिसर्च चल रही है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, कुछ कहते हैं कि वहाँ पर नहीं करती। तो ये सारी स्टडी आती है एस्ट्रोफिजिक्स में। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्लाज्मा फिजिक्स। जैसा कि मैंने बताया था, एटम की स्टडी होती है एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियस की स्टडी होती है न्यूक्लियर फिजिक्स। इसी तरह जब एटम गेनिंग लूजिंग करता है, यानी जब वो या तो अपने पार्टिकल्स को दे देता है या तो अपने पार्टिकल्स को ले लेता है, तो यहाँ पर ये जो गेनिंग लूजिंग हो रही है, तो ये गेनिंग लूजिंग करने के बाद एटम आयन बन जाता है। यानी जब एटम ने या तो पार्टिकल्स को लूज कर दिया या तो गेन कर लिया, तो उस गेनिंग लूजिंग से पहले जब उस पर चार्ज मौजूद है तो वो आयन है, यानी चार्ज ऑन एन एटम इंडिकेट्स आयन। तो ये जो आयनाइज स्टेट है कि जिसमें एटम क्या करेगा, गेनिंग और लूजिंग कर रहा होगा किसी सेकंड पार्टनर से, तो वो क्या कहलाएगा, वो ये जो फिजिक्स है, ये जो आयनाइज स्टेट की फिजिक्स है, ये आपके पास कहलाएगी प्लाज्मा फिजिक्स। लास्ट आपके पास आती है जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स हमारे पास क्या है, जियोफिजिक्स हमारे पास एक तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की स्टडी है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी कि अर्थ का जो अंदर का हिस्सा है, एक तो हमें आउटर एक्सटर्नल पार्ट तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जो इंटरनल पार्ट है, ज़मीन के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, ज़मीन के अंदर क्या मौजूद है। आपने देखा होगा अक्सर एक मखसूस ड्यूरेशन के बाद लावा प्रोड्यूस होता है, तो उस लावा की प्रोड्यूस होने की वजह क्या है, या ज़मीन में जो चेंजेस आ रहे हैं, ज़मीन में सबसे ज़्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं, तो ऐसा क्यों है, इन सब की स्टडी आती है जियोफिजिक्स में। तो यहाँ तक हमने सारी ब्रांचेस को स्टडी किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड।